हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और तुम लोग को पता होगा कि अभी तक हम लोगों ने क्लास को बेहतरीन तरीके से बहुत आगे तक ले गया है। और इसके बाद आपको पता है कि आज हमारा जो है ये आपका पार्ट 4 है, जिसमें कि आपको जो थ्योरी था वो समझा दिया गया था। उसके बाद जो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कराया जा रहा है। क्योंकि पता है ना कि मैंने आपसे बताया था कि हम जो भी पढ़ाएंगे जो भी कराएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने का कोशिश करेंगे। तो हम अपने कोशिश को आगे की ओर लेके चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी दुख की बातें हैं कि आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं हम लोगों को आगे ले जाने के लिए। जब आप लोग नहीं कोशिश करेंगे तो हम लोग आगे कैसे चल पाएंगे। आप लोग साथ देंगे तब तो चलेंगे ना, क्योंकि कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास। जब आप लोग साथ देंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप लोग तो भाई मस्ती कर रहे हो, आप लोग को तो मजे आ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे झूठे लोग चिल्ला रहे हैं। खुद के लिए तो चिल्ला नहीं रहे हैं, आप लोग के लिए चिल्ला रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं, तभी इतना कुछ कर रहे हैं ना। नहीं तो कितना कुछ करने का मतलब ही नहीं था हम लोग को। तो भाई आप लोग हम लोग को सहयोग करें, हेल्प करें। ऐसा नहीं करें कि आप मुझे पैसे दीजिए, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं ना। बस इतना ही बोल रहे हैं कि हम लोग सहयोग कैसे करेंगे। बस एक आपका लाइक और आपका एक सब्सक्राइब और बीच में एक कमेंट, बस इतना ही मांग रहे हैं ना, और कुछ नहीं मांग रहे हैं। और आपको आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको हम गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, ये भी नहीं है। आप तो सही काम कर रहे हो ना, फिर आप क्यों डर रहे हो आगे चलने में। नहीं डरना चाहिए आपको। और आपको पता होगा कि हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही कैजुअली तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप लोग को आनंद भी आए, आप लोग को मजा भी आए और आपको पढ़ने में ही आनंद आए। सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? ताकि आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग समाज में कहीं पर आप लोग को नाम हो। क्योंकि अगर समाज में अगर कोई नाम अगर कराता है तो भाई वो आपका एजुकेशन ही कराता है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप क्या है कि आप समाज में आप नाम के लायक हो। और एजुकेशन नहीं है तो आप नाम के लायक नहीं हो। तो बस आपसे इतना ही तो मांग रहे हैं ना कि हम लोग को हेल्प करो। करो और करोगे तो तुम लोग को फायदा होगा। और आपको पता है कि हम लोग जो है कि क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इसको चला रहे हैं। ऐसा नहीं ना कि हम बहुत ही तेजी से भाग रहे हैं, बीच बीच में सबको छोड़ के भाग रहे हैं, नहीं ना। सबको साथ में लेके चल रहे हैं ना, जिससे कि आप कोई बच्चा कितना भी अगर कमजोर होगा तो वो आगे चल सके उससे। और हम लोगों का ये कोशिश है कि गरीब से गरीब बच्चा भी हम यहाँ पे पढ़ सके, उसे फ्री एजुकेशन मिल सके, इसलिए कर रहे हैं। आप लोग बहुत ही किस्मत वाले हो कि आप लोग को पढ़ने के लिए हम लोग सामने आपके सामने आ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। पहले समय ऐसा नहीं रहा करता था। पहले समय में लोगों को पढ़ने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलना पड़ता था। पहले के लोग बहुत दूर दूर जाते थे पढ़ने के लिए, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाते थे पढ़ने के लिए। लेकिन तुम लोग को क्या है, तुम लोग तो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो हम लोग के साथ में ना। तो जब चीज़ों को जब पढ़ोगे तब तो समझ आएगा ना। अब मन में मस्ती चल रहा है और सामने किताब कॉपी खोल के बैठ गए हो। बस मम्मी पापा को ये लग रहा है कि हाँ मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उनका बेटे के जो मन में चल रहा है वो उनको नहीं मालूम है कि क्या चल रहा है। तो आप लोग से बस इतना ही निवेदन करते हैं, इतना अनुग्रह से करते हैं कि आप लोग पढ़ाई को सही करिए और अच्छे से करिए, ताकि मम्मी पापा का भी जगह पे नाम होना शुरू हो जाए कि हाँ उनका बेटा था भाई, इतना उन्होंने किया। यहाँ पर अभी थंबनेल में मेरा फोटो लगा हुआ है। आपका एग्जाम हो जाएगा, आपका नंबर अच्छा खासा आएगा, फिर आपका फोटो लगेगा और हम गर्व से बोलेंगे कि लड़के को मैंने पढ़ाया था। और आपका सभी जगह चर्चा होगा कि यार ये तो ग्रोथस अकादमी से पढ़कर कितना आगे निकला हुआ है। तो चीजों को करना पड़ता है, परिश्रम करो। जो है कि आप इसे हार्ड तरीके से मत करो ना, आप इसे स्मार्ट तरीके से करो, स्मार्ट तरीके से पढ़ो ना। अरे भाई हार्ड वर्क तो सब करते हैं। हार्ड वर्क गधा बेचारा करता है, लेकिन बेचारा वैसे तो वैसे रह जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको बताइए। तो आपको करना यह है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बस चलिए हम लोग आगे को चलते हैं और देखते हैं कि जो हम लोग का जो क्लास है, आज क्लास में क्या पढ़ना है क्या देखना है, हम लोग इसे देखने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है।
आपको पता होगा कि जो आज आपका जो चल रहा है तो क्या चलने वाला है, चलिए हम तो सोचे कि आज आपका क्लास नहीं चल पाएगा, लेकिन ठीक है चलेगा। ये इसलिए रुक गया था क्योंकि हम बहुत देर से आप लोग को कुछ समझा रहे थे, कुछ बता रहे थे। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। और आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, हम लोगों ने लगभग क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया था। और मैंने बताया था कि लगभग क्वेश्चन 18 तक इसमें हम लेके चलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम की दृष्टि से और चाहे हमारे पढ़ाने की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए। आज वैसे तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बच्चों के लिए इतना करना पड़ेगा ना, जब बच्चे इतना करते हैं तो हम लोग भी कर लेते हैं। चलिए, तो आज आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाएं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, आप उदाहरण देकर के समझाइए, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में अवक्षेप प्राप्त हो, जो कि व्हाइट रंग का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? कहने का मतलब कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है उसमें श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त हो, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वही बात यहां पे बोल रहा है, कह रहा है कि जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनके अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, तो इस अविलेय पदार्थ के अवक्षेप कहते हैं। इस अविलेय पदार्थ को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है और उनके अभिक्रिया से श्वेत रंग के, सफेद रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। कहने का मतलब कि जल में वह घुलते नहीं हैं, तो इस अविलेय पदार्थ को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मैंने बताया था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो जो कि श्वेत रंग का होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे अगर हम सोडियम सल्फेट को अगर हम बेरिलियम क्लोराइड के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं, दोनों को आपस में मिलाते हैं, तो बेरिलियम सल्फेट और नमक का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, आराम से धीरे धीरे चीजों को समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि जब हम सोडियम सल्फेट जब हम सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ में, बेरिलियम क्लोराइड के साथ में कराते हैं, तो उत्पाद के रूप में हमें बेरिलियम सल्फेट और लवण प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और जो आपका यहां पर बेरिलियम सल्फेट है, यही आपका क्या है, यही आपका श्वेत रंग का क्या हो जाएगा, अवक्षेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपके पास श्वेत रंग का क्या हो जाएगा, अवक्षेप हो जाएगा,
जब अवक्षेप का निर्माण हुआ तो इसी को हम कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, जो कि जल में क्या होता है, जो कि जल में अविलेय होते हैं। क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। कहने का मतलब कि नमक तो जल में घुल जाता है, नमक तो जल में घुल जाता है, लेकिन आपके पास जो क्या बेरिलियम सल्फेट है वो जल में नहीं घुलता और वह श्वेत रंग का बन करके क्या होता है, तैयार होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। जहां पर कि जो आपका बेरिलियम है यहाँ पर +2 होता है, इसका जो आयन होता है वो +2 होता है, और आपके पास जो सल्फेट है इस पर जो आयन होता है वो माइनस होता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इसका जो होता है क्या हो जाता है, इसका जो आयन होता है वो उदासीन हो जाता है, तब जाकर के बेरिलियम सल्फेट का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, समझ में आया? आराम से। क्योंकि आराम से इसलिए क्योंकि ये साइंस है, और साइंस थोड़ा सा क्या है कि कैजुअली होता है, लेकिन अगर आप दिल से पढ़ेंगे तो हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आप मेरे जैसे बन जाओगे, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। ठीक, देखिए यहां पर मैंने क्या रखा है, ये भी आपके पास यूरिन है, ये भी कुछ आपका केमिकल है, सभी क्या है, केमिकल है। मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि आपको पता चल सके कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। तो हम पढ़ा रहे हैं केमिकली के बारे में पढ़ा रहे हैं, अभिक्रिया के बारे में ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो आपको मालूम होगा कि जब हम अपने माउथ से सांस को, वायु को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे हैंड को लगाने के बाद में हैंड पर ऊष्मा प्राप्त होता है, और अगर CO2 अगर बाहर निकले इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ये आपका श्वसन अभिक्रिया, जो कि आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। चलिए देखते हैं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका क्या करना है, वर्णन करना है। तो इसका वर्णन हम ऐसे करेंगे कि आपको पता होगा कि हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। यह ऊर्जा हमें कहां से मिलती है, भोजन से मिलती है। अब कैसे मिलती है, तो जब कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो मिलती है। ठीक है, जिसे हम खाते हैं और पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, जैसे हमने रोटी खाया, चावल खाया, आलू खाया, ब्रेड खाया, इन सभी से हमें क्या प्राप्त होता है, तो इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है कि टूट करके हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और यही ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या देता है, ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है। क्या कर लेता है, ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है, और संयोग करने के बाद क्या होता है कि यह हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, और इसके साथ ही साथ कुछ और चीजें प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इसी अभिक्रिया का जो विशेष नाम है, क्या नाम है, श्वसन नाम है। कहने का मतलब यह है कि जब हम, पहली बात कि हमें जीवित रहने के लिए भाई ऊर्जा चाहिए, ये सबको मालूम है कि भाई सभी को, चाहे वो जीव हो चाहे जंतु कुछ भी हो, उन्हें जीवित रहने के लिए उन्हें क्या चाहिए, तो ऊर्जा की आवश्यकता है उनके पास। उन्हें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक है, यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है भाई साहब, ऐसा नहीं कि हमें ऊर्जा पानी से मिलेगा। यह ऊर्जा हमें किससे मिलती है, भोजन से मिलती है, जिसे हम खाते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, खाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है। भोजन सरल पदार्थों में क्या होता है कि टूट जाता है। और आपको बता दें कि हमारे शरीर के अंदर वैसे तो 6 प्रकार के हमें जो है कि पोषण प्राप्त होता है, जिसमें से 3 प्रकार के पोषण का पाचन होता है और 3 प्रकार के पोषण का पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट पहला, जिसका पाचन होता है, प्रोटीन दूसरा, जिसका पाचन होता है,
वसा तीसरा जिसका पाचन होता है। ना तो जल का पाचन होता है, ना तो खनिज लवण का पाचन होता है, और ना ही आपके पास किसका, विटामिन का पाचन होता है। तो यहां पर क्या होता है कि जब हम खाते हैं तो हमें क्या होते हैं कि उसमें पाचन के दौरान भोजन जो होता है वो जटिल से क्या होता है कि सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम चावल ले लें, क्या ले लें, जैसे हम चावल ले लें, आलू ले लें तथा ब्रेड, इसको खाने के बाद क्या होता है कि इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एक कार्बोहाइड्रेट टूट करके क्या बना लेता है, तो टूट करके ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। इसका ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है, और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में जा करके ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, संयोग कर लेता है। ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, उससे अभिक्रिया कर लेती है, और अभिक्रिया के बाद क्या होता है, और ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे बॉडी को क्या देता है, हमारे बॉडी को ऊर्जा देता है, हमारे कोशिकाओं को ऊर्जा देने का काम करता है। इस अभिक्रिया का ही विशेष नाम क्या है, इसी अभिक्रिया का विशेष नाम आपका क्या है, श्वसन है। और श्वसन के दौरान क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकले, बाहर का मतलब बर्बाद होना, और बर्बाद होने का मतलब छेपी हो जाना, इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ग्लूकोज है, ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। जब ये दोनों आपस में क्रिया किया तो क्या बना, 6 अणु आपके किसका बनकर रेडी हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बनकर के तैयार हो गया। इसके बाद जल के कितने बने, तो जल के आपके पास 6 अणु बन के तैयार हो गए, और साथ में साथ क्या प्राप्त हुआ हमें, तो साथ ही साथ हमें ऊर्जा भी क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक है ना, क्या प्राप्त हुआ, साथ ही साथ हमें, साथ ही साथ में हमें क्या प्राप्त हुआ भाई साहब, तो हमें ऊर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, बात समझ आ गया। और इसी में कहा गया है कि चूंकि, क्या कहा गया है कि चूंकि जो ग्लूकोज होता है श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अतः श्वसन अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि जिस अभिक्रिया में क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। आपको मैंने पहले बता रखा था कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ध्यान दीजिएगा कि आपके पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रकाश जो अपघटन होता है, अपघटन का मतलब कि टूटना, प्रकाश का टूटना, अपघटन हो जाना, अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप ये समझिए कि अपघटन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े बड़े अणु टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं, जिसके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल अलग हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या होता है। बाबू ये जो है साइंस है, विज्ञान है, और सोचोगे कि फटाफट हमारे माइंड के अंदर घुस जाए तो इम्पॉसिबल। काहे कि ये लड़की नहीं है, लड़कियों को समझना मतलब कि आराम से, भाई लड़का है, इसको समझने में बहुत टाइम लगता है। ये जो है कि खुली किताब तो होती है लेकिन इसको समझने में टाइम लगता है। आराम समझिए, समझ जाओ। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के
बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, जिनके गुण मूलतः यौगिक के गुण से क्या होते हैं कि बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं, जिसे हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या फिर वियोजन अभिक्रिया। जब कोई एक यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रकाश के उपस्थिति में यह अभिक्रिया होता है। चीजें वही है, ठीक है। यही है कि जब कोई यौगिक के बड़े अणु टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ या अणु बन करके तैयार होते हैं, तो उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, जिसके गुण जो होते हैं मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है, भिन्न होता है। समझिएगा कि आपको यहाँ पे क्या है कि प्रकाश ऊर्जा द्वारा अपघटन, प्रकाश ऊर्जा द्वारा अपघटन, ये क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में जो है कि क्या हो रहा है, ये आपका अभिक्रिया हो रहा है। किसके उपस्थिति में हो रहा है, ये आपके प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है। अब क्या हो रहा है देखिए, यहां पर आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास सिल्वर क्लोराइड है। क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, AgCl। जब यहाँ पे इसको हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो आपका क्या होता है कि आपका सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड जो कि क्लोरीन क्या होता है, गैस बन करके उड़ने लग जाता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड था ये आपका सॉलिड था। कैसा था, ये आपका सॉलिड था, लेकिन जैसे ही ये प्रकाश की उपस्थिति में गया और वहां पे क्रिया किया और क्रिया करने के बाद क्या हुआ, वो टूट गया। और टूटने के बाद क्या हुआ कि आपका यहाँ पर सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। और सिल्वर आपका क्या होता है, ठोस होता है, और क्लोरीन आपका क्या होता है, गैस होता है। मैंने यही बात बताया था कि इनके जो इनके गुण होते हैं, ये टूटने के बाद इनके मूल गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न में बदल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, चलिए अगला हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न नंबर 23। एक प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे हम वी का भी प्रयोग कर देंगे ना, तो आपका ये VVIMP कर देंगे, तब भी ये भाई कम है। क्यों कम है कि भाई साहब मैंने चीजों को बहुत ही तराश करके लाया है, खोज करके लाया है। जैसे सोना जो होता है कि 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध होता है, वैसे हमारे द्वारा लाया गया ये सभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये 48 कैरेट का है। 24 दूनी 48 कैरेट का किसके लिए लाए हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए लाए हैं, आप लोगों के डिमांड से लाया गया है। वैसे लोग तो बहुत भटकते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कहीं मिल जाए, लेकिन भाई भटकने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आओ और देखिए, किसी भी टीचर को आप 1 या 2 दिन में आप उसको जज नहीं कर पाओगे कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है। उस पर 1 2 3 दिन 4 दिन ध्यान दो, टाइम दो, तब देखना उस टीचर की हर एक बात आपको समझ में आएगा और आपको बड़ा आनंद आएगा। और उस टीचर से आपको ऐसा दोस्ती हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार ये टीचर तो बहुत ही यार अलग है। भाई तुम लोग भी हमारे दोस्त जैसे हो, भाई जैसे हो, बहन जैसे हो। तो भाई अगर भाई के लिए कुछ करना है तो बस कुछ मत करो ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब की बात कर रहे हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर देना। अगर अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, आपको मना नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत अगर दिख रही हो, हमारी मेहनत अगर रंग ला रही हो, तो आप हमें सपोर्ट करिएगा, और नहीं तो मत करिएगा, कोई बात नहीं है। और सब्सक्राइब करिएगा कब, जब आपको अच्छा लगेगा तब, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हमें नहीं कहेंगे, बार बार नहीं कहेंगे कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, मत करो, रहने दो, छोड़ दो। अगर आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक, चलें आगे चलते हैं। कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई साहब संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से जब एकल यौगिक का निर्माण होता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब
एकल यौगिक किसी कारणवश टूटने लग जाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, अलग होते हैं। देखिए वही बात यहां कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर के केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तथा, तथा भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तथा तथा वे अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या होते हैं, टूटता है, उसे वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की क्या होता है, बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल अलग होता है। क्यों? क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर के जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, लेकिन वियोजन में जस्ट इसका उल्टा होता है कि एक यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक का या फिर तत्वों का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम इसलिए कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं, विपरीत हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। कहने का मतलब कि अगर यहां पे हम ले लिए, यहां पे हमने ले लिया जल, क्या ले लिया, H2O ले लिया, और जब इसको हमने क्या किया, जब यहां से हमने इस पे क्या किया कि हमने इस पर उष्मा देने की काम किया, इसमें हमने क्या देना काम किया, उष्मा देने का काम किया, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये आपके पास बन करके रेडी हो गया H2 प्लस O2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा H2O2। ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों गैस हैं, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। लेकिन जब हम क्या करेंगे कि इसी को हम, ये आपका क्या है, ये आपका वियोजन मतलब कि टूट जाना, ये वियोजन अभिक्रिया है। और जब हम क्या करेंगे कि यहीं पर जब इसको विपरीत करेंगे, जब हम यहाँ पर H2 और प्लस यहाँ पे क्या करेंगे O2 को जब हम क्या करेंगे आपस में जब हम संयोजन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, तब ये आपका बन के रेडी हो जाएगा 2H2O। मतलब ये आपका क्या है, ये आपका वियोजन है, ये आपका क्या है, ये आपका वियोजन है, और ये आपका क्या है, ये आपका संयोजन है। समझ में आ गया, ये आपका क्या है, वियोजन अभिक्रिया, और ये आपका क्या है, संयोजन अभिक्रिया। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं कि विपरीत होते हैं। ठीक, समझ आ रहा है अच्छे से। अरे काहे नहीं आएगा जी, काहे कि हम हैं। हम कौन, अरे हम हैं जी भरोसे सर, भरोसा दिला रहे हैं आपको, काहे नहीं आएगा, आना पड़ेगा। एगो फिल्म था ना, इंडियन फुल फिल्म था लगभग ना, कहता काहे नहीं टिकट देगा, देना पड़ेगा, काहे कि हम कहाँ हैं, हम दीपक हैं, और अगर हम जल रहे हैं तो सबको जलना पड़ेगा मेरे तरह। चले आगे, बढ़े आगे, चलिए आप लोग कह रहे हैं तो बढ़ ही जाते हैं, नहीं तो नींद मार लेते हो वहीं खड़े खड़े। हाँ, नहीं सोएंगे आप लोगों के लिए, हम नहीं सोएंगे, ठीक है। अभी तो ऐसे चल रहा है ना, कुछ समय बाद देखना आपको इतना हम बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देंगे ना भाई आप कहोगे कि यार कोई चैनल था यूट्यूब पर जिसने बहुत सहयोग किया उन बच्चों को जिनके पास पैसे नहीं था, बेचारे गरीब थे, उनका बहुत सहयोग हुआ। और सहयोग किसने किया, तो भाई साहब प्रयागराज के अंदर एक जगह है जिसका नाम क्या है, नैनी, और नैनी के भी अंदर एक जगह जिसका नाम है महर्षि। महर्षि के पास में एक स्टूडियो खुला हुआ है जिसका नाम है ग्रोथस अकादमी, और वहां से हमारे प्रिय टीचर लोग हमारा साथ देने के लिए तत्पर रेडी हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो क्यों ना हम भी अपने टीचर के लिए दिन रात एक कर दें। जब टीचर दिन रात एक करने की कोशिश में लगे हुए हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी दिन रात को एक कर दें। यहाँ पे टीचर इतने अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको पता भी तो चल रहा है कि भाई जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं ना बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, बहुत ही मजेदार पढ़ा रहे हैं। वो चाहे आपके हिंदी पढ़ा रहे हैं, चाहे आपके मैथ पढ़ा रहे हैं, चाहे आपके इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, चाहे आपके साइंस पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, भाई साहब एक अलग
अंदाज उनका है। जैसे आप लोग फिल्मों में अंदाज देखते हैं, यहां पे टीचरों का अंदाज देख रहे होंगे, चेहरे पे मुस्कान, मन में दिमाग में आपके प्रति सम्मान और भाव, और वही चीज दे रहे हैं जो उनको मालूम है कि बच्चे यहीं पे रुकेंगे और यहीं से परेशान होंगे। तो हम लोगों का काम है एक सीढ़ी बना देना, और उस सीढ़ी पे चढ़ना आपका काम है, और गिरने से बचाने का भी काम हम लोग का ही है। चले आगे, चलिए देखते हैं। थोड़ा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, थोड़ी सी करने का काम करते हैं। चलिए जैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं, चलिए क्लास लेते हैं हम लोग। अब अगला क्या है, आगे बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? भाई साहब, आपका पहला, सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया था कि रासायनिक अभिक्रिया, एक किसान था, बातों को समझिएगा, एकदम ध्यान से कहानी के रूप में समझिएगा, याद हो जाएगा। एक किसान था, किसान का जो फसल था वो बार बार खराब हो जाता था। तो किसान ने भगवान का पूजा किया, और भगवान जो है कि किसी की पूजा से जल्दी प्रसन्न तो नहीं होते हैं, और किसान भी कम ऐंचड़ नहीं था, बहुत ज्यादा बदमाश था, बहुत ज्यादा ऐंचड़ था। उसने क्या किया ना कि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए भगवान के पास जाता, भगवान को 4 लाठी सुबह और 4 लाठी शाम को मारता। अब वो बेचारा जब भी उसको याद पड़ता, खाना खाने से पहले सुबह और दीपक जलने के जस्ट बाद शाम को वो लाठी उठाता, लाठी मस्त दम, ऐसे लाठी, मोटा सा लाठी था, और इस लाठी में डेली क्या करता था कि गाय का घी लगाता था, और जा करके भगवान को 4 लाठी पीटता था, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, लगातार पीटते गया। और ठहरे हमारे अवघड़ दानी शंकर भगवान, उनको आप कुछ भी करो, बस दिल से करो, और प्रसन्न हो जाते हैं। लाठी के मार खाते खाते बेचारे प्रसन्न हो गए, और बोले कि वत्स, हम तुमसे प्रसन्न हुए, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? तो किसान ने बोला कि हे भगवान, आपने तो हमारी फसल हमेशा खराब कर दिया, हमने जितना लगाया उससे भी कहीं हमें कम मिला, लेकिन आप बस इतना ही करना कि जितना हम फसल के बीज लगाएंगे, आप सबको खराब करना, लेकिन जितना हम बीज लगाएंगे मुझे उतना बीज आप जरूर दे देना, बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। तो कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया में सबसे बड़ी बात यही थी कि किसान, जो रासायनिक अभिक्रिया है यही तो किसान है। किसान ने कहा कि जितना हम बोएंगे, जितना हम क्या करेंगे, जितना हम बोएंगे, जितना हम बोएंगे आप हमें उतना ही बस दीजिएगा, उससे ज्यादा मत दीजिएगा, हम आपके पूजा जो है कि डेली करेंगे। और अगर हम इसको किसी अनुपात में रखेंगे, इसको अगर हम 3 के अनुपात में रखेंगे, तो प्लीज आप इसे भी 3 के अनुपात में ही दीजिएगा, ना कि आप 4 के अनुपात में कर दीजिएगा। बस यही बात था। इसके बाद उस किसान के 4 लड़के हुए। कौन कौन? पहला का नाम था संयोजन, दूसरा का नाम था वियोजन, तीसरे के नाम था विस्थापन, चौथा का नाम था द्विविस्थापन। संयोजन किसी का काम बना देता था। अगर एक लड़का और एक लड़की, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, दोनों के बीच अगर लड़ाई हो गया, तो दोनों का मिलाने का काम कौन करता था? तो संयोजन करता था। उसके पापा उसे बहुत खुश थे। उसके पापा कौन थे? रासायनिक अभिक्रिया थे। बहुत खुश थे, बोले कि बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और तुम्हारा नाम अगर मैंने संयोजन रखा है तो बहुत ही सोच समझ के रखा है। तो संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है 2 लोगों को जोड़ने का काम करता था। उसका जो एक और भाई था वो बड़ा ऐंचड़ था, और वो क्या करता था
कि बड़ा भाई जा करके दो लोग को मिलाने का काम करता, छोटा भाई जा करके दोनों के बीच में लहरा लगा के दोनों के बीच में अगर बातों को फैला करके दोनों को फिर तोड़ देता था। तो वियोजन का मतलब होता था तोड़ देना। और जो तीसरा लड़का था विस्थापन, ये किसी के भी गर्लफ्रेंड को पटा लेता था। मतलब ये बहुत क्या था, बहुत अजीब था। वो अपना काम बनाते चलता जगह जगह पर। तो कहने का मतलब कि जब दो लोग साथ में रहते थे तो जाकर के लहरा लगा करके अपने जाकर के लग जाता था कि भाई उससे अच्छा तो मैं हूं, मुझसे दोस्ती कर लो। इसे बोलते थे विस्थापन। और जो छोटा लड़का था सबसे छोटा वाला, और ये छोटा वाला और छोटा से बड़ा वाला दोनों सेम थे। ये दोनों जाकर के दूसरे के गर्लफ्रेंड को क्या करते थे, अपना गर्लफ्रेंड बना लेते थे। तो कहने का मतलब द्विविस्थापन। ठीक, समझिएगा चीजों को, देखिए बहुत आराम से बहुत मजे से समझाएंगे, क्योंकि हमारा काम है समझाना, आपका काम है समझना। और नहीं समझोगे तो जाओगे बोरा में। बोरा का मतलब जान रहे हो ना, खत्म, बाय बाय टाटा। लेकिन नहीं, पहले समझो, क्योंकि हम समझा रहे हैं। समझिए, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर कहने का मतलब जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगर दूध से दही बना है तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। मतलब अगर दूध से दही बन गया तो इसका मतलब कि रासायनिक परिवर्तन हुआ, और रासायनिक परिवर्तन होने का मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया उसमें हुआ है। जैसे जैसे भोजन का पकना या भोजन का पकाना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। मां, ठीक है, ये सभी क्रियाएं क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण संपन्न होती है। भोजन का पकना, अंगूर से बियर बनना, सांस लेना, भोजन का हमारे शरीर के अंदर पाचन होना, ये सभी क्रियाएं रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया में यह है कि वह एक निश्चित अनुपात में होता है। ऐसा नहीं कि बिनमन का नहीं, निश्चित अनुपात में होना जरूरी है। ठीक, तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे भोजन का पकाना, अंगूर का किण्वन करना तथा सांस लेना, ये सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं के कारण ही संपन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है। संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है। भाई साहब, जब एक ही चीज को हम 2 बार 3 बार 4 बार बताएंगे तो क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है कि नहीं जाएगा। और अगर भरा है तो निकाल दो। दम आराम से बैठ करके ध्यान मग्न होकर के पढ़ाई करो। पढ़ाई एक तपस्या है। अगर पढ़ाई सबके बस की बात होती तो सब पढ़ लिए होते। सब नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि पढ़ाई सबके बस की बात नहीं है। जो कहता है ना कि पढ़ाई बहुत ही इजी होता है, भाई इसको बोल दो कि 6 घंटे बैठ कर दिखा दे, मान जाएंगे कि भाई तुम पढ़ने वाले हो। आप सुबह शाम आप तसला लेकर के, आप फावड़ा लेकर के मिट्टी ढो लोगे, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाओगे क्योंकि सबकी बस की बात नहीं है। और अगर आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपकी बस की बात है, तब आप पढ़ रहे हो और हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर होता है। संतुलित समीकरण क्या होता है कि जिसमें रिएक्शन और प्रोडक्ट दोनों में जो तत्व होते हैं उनके सभी का जो संख्याओं का होता है वो सब के सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रोडक्ट और आपके रिएक्शन, मतलब कहने का मतलब अभिकारक और उत्पाद अगर दोनों बराबर हैं तो वो आपके संतुलित समीकरण है, और अगर दोनों बराबर नहीं है तो असंतुलित समीकरण है। कहने का मतलब कि अगर ए आपका रिएक्शन है, ए आपका प्रोडक्ट है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगर दोनों में तत्वों की संख्याएं समान हैं तो हम इसे कहेंगे इट इज द संतुलित। इट इज द संतुलित। ये आपका क्या है, ये आपका संतुलित समीकरण है। ये क्या है भाई साहब, ये आपका संतुलित समीकरण है। और यदि यहीं पे अगर हम ये कह दें कि रिएक्शन जो आपका है वो आपके प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, रिएक्शन जो है आपके किसके बराबर नहीं है,
प्रोडक्ट के बराबर नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे असंतुलित। क्या बोलेंगे, असंतुलित। ठीक है, समीकरण। क्या सबको समझ में आया? कहने का मतलब अगर रिएक्शन और प्रोडक्ट आपस में बराबर हैं, उनमें जो तत्वों की संख्याएं हैं वो सभी अगर समान हैं तब तो संतुलित समीकरण है, और अगर दोनों में तत्वों की संख्याओं समान नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण। और इसी को हम एक और नाम देते हैं, कंकाली समीकरण। क्या देते हैं, कंकाली, काली काली कंकाली समीकरण। कंकाली मतलब कंकाल, कंकाल का मतलब कि दो उसमें जो है कि रिएक्शन और प्रोडक्ट दोनों आपस में बराबर नहीं होगा उसे हम कहेंगे असंतुलित समीकरण, और जिसमें रिएक्शन और प्रोडक्ट दोनों बराबर होगा उसे हम कहेंगे संतुलित समीकरण। बात समझ में आ गया? ये था हमारा छोटा तरीके से। अब इसको हम समझा रहे हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के तरीके से। तो क्या कह रहा है कि जब रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर, रासायनिक समीकरण में किसके, तो तीर के दोनों ओर अगर आपके क्या होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इस तीर के दोनों ओर अगर तत्वों की संख्याएं, तत्वों में जो परमाणुओं की संख्या होती है अगर वो समान है तब तो आपके क्या है, संतुलित समीकरण है। तब तो क्या है, तब आपके क्या है, संतुलित समीकरण है। लेकिन यदि तीर के दोनों ओर यदि तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम असंतुलित समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम असंतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक है, यही बात लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अगर समान है तो ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। लेकिन ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल मतलब उत्पाद तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं, किंतु तीर जो है चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण कहेंगे। बात समझ में आ गया? अगर इस तीर के दोनों ओर इधर भी और इधर भी परमाणुओं की संख्या अगर समान है तब तो संतुलित समीकरण है, और अगर समान नहीं है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, असंतुलित समीकरण, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि आपका कंकाली समीकरण। क्या कह सकते हैं आप इसे, कंकाली समीकरण भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आगे कुछ है कि नहीं। जी नहीं, आपका क्वेश्चन इतना ही था। इसके बाद आपका ये जो है कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन के टॉपिक थे चैप्टर नंबर 1 के, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कल हम आपको लेके चलने वाले हैं इसी चैप्टर में बहुविकल्पी प्रश्नों को लेके आने वाले हैं। मैंने आपसे बोला है कि आपको हम पूरा शेड्यूल के साथ पढ़ाएंगे, आपको एक एक चीज समझाएंगे, एक एक बात आपको समझाएंगे और आपको समझना होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक है हम साथ, एक गाना है ना, छोड़ेंगे न साथ और साथ ही मरते दम तक, है ना, तो वही बात है, छोड़ेंगे न साथ ओ साथ ही मरते दम तक, जब तक नहीं मरेंगे तब तक आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। एक गाना सुने हो कि नहीं, आजकल वो गाना बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है तो गाना बहुत पुराना लेकिन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। कौन सी गाना सुनोगे क्या? गाना है कि भरोसा कर लो तुमको ले जाएंगे तारों की दुनिया में ना, ऐसे कोई गाना है, चांद के पास चलो, ऐसे कोई गाना है, चांद के पास चलो ना। तो आपको बस आज यहीं तक, क्योंकि आपका ये जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे उसे हमने क्या किया, उसे हमने कंप्लीट कराया और आपको बेहतरीन से बेहतरीन देने का मैंने प्रयास किया, जिससे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम आप लोगों के लिए यहाँ पर हैं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। आज जो है कि
हमने मोटिवेशनल क्यूज को नहीं रखा, क्योंकि आज हम खुद ही मोटिवेट नहीं थे तो आपको कैसे करते। लेकिन फिर भी पढ़ाते वक्त बीच बीच में मैंने आपको मोटिवेट करने का भी काम किया। ठीक है, भरोसा कर लो तुम, साथ निभाएंगे, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाएंगे। कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो ना। तो चांद के पार किसके साथ? हमारे साथ चलना है सबको। वहाँ चांद के पार नहीं, यहाँ पे चांद के पार, मतलब अपने पढ़ाई को बेहतरीन करना है और मन लगा करके पढ़ाई को क्या करना है? करना है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, और हमारा जो ये क्लास हुआ, ये क्लास क्या हो गया? कंप्लीट हुआ है।